हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कंटिन्यू करेंगे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, योर हैम्बर्गर फिनोमेना, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट से एसोसिएटेड है, एंड रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन प्लस डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये तीनों चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे एंड ये बहुत छोटा लेक्चर रहेगा। ठीक है, इसको हम क्योंकि ये रिवीजन सीरीज चल रही है तो इसको हम फटाफट से एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो है उसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सो अगर मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जो आपकी CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू योर ऑक्सीजन। ये किसका लिखा है मैंने? सॉल्युबिलिटी का लिखा है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का लिखा है एंड ये आपकी 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है। किससे? ऑक्सीजन से। किसकी? CO2 की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आपके CO2 किस-किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, एक तो ये प्लाज़्मा के थ्रू ट्रांसफ़र होगा, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 7% है, ठीक है? देन हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, जो कि 20 to 25% है, एंड सबसे ज़्यादा ये बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ वो आपका 70% है, ठीक है? सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ दूसरी चीज अगर अपन देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के साथ जब बाइंड करता है तो वो किस तरीके से ट्रांसफर होता है, और जब वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसफर होता है तो वो किस तरीके से होता है, वो अपन इस पर्टिकुलर स्लाइड पे देखने वाले हैं। तो CO2 is carried by the hemoglobin as carb amino hemoglobin। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, एक होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और दूसरा होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये टर्म जब यूज किया जाता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ पेयर अप करता है या बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तब हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन हम तब बोलते हैं जब CO2 और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे, जो कि 20 to 25% कैरी करता है। मतलब CO2 जो है वो 20 to 25% एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ट्रांसफर होता है या ट्रांसपोर्ट होता है। सो दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ CO2। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। इससे पहले जो इसके पहले वाली स्लाइड थी, इससे पहले वाली जो वीडियो थी, उसमें भी हमने देखा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और आपका ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर बाइंडिंग बिटवीन और फॉर बॉन्डिंग बिटवीन दी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। सेम गोज हेयर, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड में भी आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर बॉन्ड। ठीक है, दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बॉन्ड के फॉर्मेशन में आपके दोनों ही पार्शियल प्रेशर इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करते हैं। So partial pressure of the oxygen is a major factor which could affect this binding. So ये चीज आपको ध्यान रखनी है। The partial pressure, when partial pressure of carbon dioxide is high and partial pressure of the oxygen is low, as in the tissue, more binding of the carbon dioxide occur. Whereas when PCO2 is low and PO2 is high in the alveoli, dissociation of the CO2 from carbaminohemoglobin take place. That is CO2, which is bond to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli. So जब मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ाया था उसमें मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाया था उसमें क्लियरली मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पार्शियल प्रेशर दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो हमने ये चीज पढ़ रखी थी कि एल्वेलाई में
एल्वियोलाई में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम अकॉर्डिंग टू द सिंपल डिफ्यूजन के लॉ या प्रिंसिपल के हिसाब से चले तो जो हायर कंसंट्रेशन या हायर प्रेशर से जो गैस है वो लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ब्लड कैपिलरी की अगर अपन बात करें, ब्लड में अगर बात करें तो यहाँ पे PCO2 ज्यादा होता है, ठीक है, एंड PO2 कम होता है। तो क्या होगा, आपका जो O2 है वो यहाँ आएगा और CO2 जो है वो यहाँ जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं टिश्यूज लेवल की बात करूं तो टिश्यू लेवल में क्या होता है, यहाँ CO2 का बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे PCO2 का लेवल जो है यह बहुत ज्यादा होता है। और वहीं पे अगर मैं ब्लड कैपिलरी की बात करूं तो यहाँ पे ऑक्सीजन PO2 जो या ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से PO2 बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू की तरफ जाएगा और CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से जो CO2 है वो टिश्यू से ब्लड की तरफ जाएगा और ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड करेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी गैसेस जो है वो ट्रांसफर होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके वो वीडियो चेकआउट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। अब अगर अपन आगे बात करें, सो आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम आ रहा है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, ठीक है। ये आपका क्या करता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो आरबीसी में भी प्रेजेंट होता है और थोड़ी सी कार्बोनिक एनहाइड्रेस का ये जो एंजाइम है थोड़ी सी क्वांटिटी प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस बेसिकली आपके HCO3 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म H2। ये रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है, ठीक है, H2CO3, एंड इट इज गवर्न्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कौन इसको कैटालाइज करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इसको कैटालाइज करता है, ठीक है। फिर फर्दर ये H2CO3 जो है ये H आयन प्लस HCO3 नेगेटिव में टूट जाएगा, बिकॉज ये जो बाइकार्बोनेट एसिड है, ये बेसिकली आपका कैसा एसिड है, ये वीक एसिड है, जिसकी वजह से ये दो कंपोनेंट्स में टूटेगा, जिसका पहला कंपोनेंट होगा हाइड्रोजन आयन और दूसरा होगा बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ द डायरेक्शन, बेसिकली दिस रिएक्शन, ओके। At the tissue side, where partial pressure of the CO2 is high due to the catabolism, CO2 diffuses into the blood, that is the RBC and the plasma, and forms HCO3 negative and H ion. At the alveolar site, where PCO2 is low, the reaction proceeds to the opposite direction to form the CO2 and H2O. Thus, CO2 trapped in the bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released as a CO2। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एवरी 100 ml ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 एट द एल्वेoli। अब आप बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पे सिंपल रीड कर दिया, कुछ समझाया तो नहीं। सो अब यहाँ पर आते हैं प्लेन पेज पे। एक यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है विच इज नोन एज हैमबर्गर फिनोमेना, हैमबर्गर फिनोमेना, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो फिनोमेना है आपको किस लेवल पे देखने को मिलता है, ये बेसिकली टिश्यू लेवल पे देखने को मिलता है। ये उस लेवल पे देखने को मिलता है जहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन, या फिर मैं ऐसे बोलूँ PCO2 ज्यादा होता है, ठीक है। सो PCO2 या CO2 की कंसंट्रेशन कहाँ देखने को मिलती है, ज्यादा टिश्यू लेवल पे देखने को मिलती है। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी इसको, बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। हम पेंसिल कलर चेंज कर लेते हैं। लेट सपोज हमारा ब्लू कलर का सेल है, ठीक है। ये हमने दो सेल बनाए एंड यहाँ पर हमने रेड कलर से बनाई कैपिलरी, ठीक है, बड़ी सी कैपिलरी। और इसके अंदर है हमारी आरबीसी, क्या है, हमारी आरबीसी, ठीक है। नाउ अब क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पर देखो
यहाँ क्या होता है, अपन को ये पता है CO2 का कंसंट्रेशन जो है टिश्यू पे बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रही होती है। कैटाबॉलिज्म बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस चल रही होती है जहां पर ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ा जाता है और CO2 का फॉर्मेशन किया जाता है। सो क्या होता है, हमने एक चीज आगे पढ़ी कि आरबीसीज में आपके क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब मैंने एक रिएक्शन बताई थी आपको, CO2 plus H2O gives you a bicarbonic acid that is H2CO3। ठीक है। एंड दिस विल, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H आयन प्लस HCO3 नेगेटिव है। ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही यहाँ पर जो CO2 है वो टिश्यू से या सेल से आरबीसी या प्लाज्मा में आएगा, तो यहाँ पर प्लाज्मा में भी एक रिएक्शन चलेगी और आरबीसी में भी सेम रिएक्शन चलेगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये वाली रिएक्शन जो भी मैंने ऊपर लिखी है, CO2 + H2O गिव्स यू H2CO3। अब चूंकि ये वीक एसिड है, ये टूट जाएगा इनटू H प्लस HCO3 नेगेटिव। एंड सेम यही रिएक्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेस की क्वांटिटी यहाँ पे बहुत 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 ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी प्लाज्मा। तो यहाँ पे कम HCO3 नेगेटिव होगा और यहाँ पे ज्यादा HCO3 नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर भी सिंपल डिफ्यूजन का रूल अपनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या होगा, आपके HCO3 नेगेटिव जो है आरबीसी में ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है, तो ये क्या होगा, ये ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाली पॉइंट पे जाएगा, दैट इज प्लाज्मा में जाएगा। ठीक है। सो इट विल गो फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक। अब क्या हुआ, अगर मैं सिंपल आरबीसी की बात करूं, सिंपल आरबीसी की ही बात करूं इस तरीके से, तो यहाँ पर आपके प्लस माइनस चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपके हर मेम्ब्रेन पर इस तरीके से प्लस माइनस चार्जेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है। सो क्या होगा, जैसे ही HCO3 नेगेटिव जो है वो बाहर जाना शुरू करेगा, HCO3 नेगेटिव प्लाज्मा में आना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। अब इससे दिक्कत आएगी सेल में, तो क्या होगा, जो प्लाज्मा में जो क्लोराइड आयन होंगे, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, प्लाज्मा में जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है वो क्या होगा, अब सेल में आना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे क्लोराइड आयन इस नेगेटिव पॉजिटिव या इस नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज करने के लिए, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्लोराइड आयन प्लाज्मा से कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, प्लाज्मा से आरबीसी में चले जाएंगे। ठीक है। आरबीसी में चले जाएंगे। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। एंड इसी को ही हम और क्या बोलते हैं, हैमबर्गर फिनोमिना। ठीक है। हैमबर्गर फिनोमिना बहुत इजी था। ठीक है। सो इसी तरीके से हमारा जो CO2 है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम टिश्यू टू द आरबीसी एंड या टू द प्लाज्मा। अब यही आरबीसी जो है ये HCO3 नेगेटिव कंटेन करेगी, कुछ ऐसा नहीं है कि पूरा HCO3 बाहर आ जाएगा, कुछ HCO3 बाहर आ जाएगा। ठीक है। एंड जैसे ही आपका ये स्टेबलाइज हो जाएगा क्लोराइड आयन और ये HCO3 नेगेटिव का सैचुरेशन या बफर जो है वो मेंटेन हो जाएगा, आपके ये आरबीसी जो है ये जाएगी कहाँ पे, ये जाएगी एल्वेलाई पे। ठीक है। एल्वेलाई के पास जाएगी और वहां पर क्या, अब क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये रिवर्सिबल रिएक्शन थी, तो अब यहाँ पर क्या होगा, H2CO3 नेगेटिव जो है वो अब या HCO3 नेगेटिव जो है वो अब क्या बना लेगा, H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन कर लेगा, कहाँ पर, एल्वियोलाई में। यही पूरा एक फिनोमिना था, हैमबर्गर फिनोमिना, एंड इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। और ये बेसिकली आपको टिश्यू लेवल पे देखने को मिलता है।
ठीक है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 100 ml ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द alveoli। ठीक। सो हर यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है कि हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो 4 ml ऑफ CO2 कैरी करता है टूवर्ड्स द alveoli। आई होप ये पूरा समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड को। एंड अगर आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ना है तो इसके जस्ट पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने दोनों ही इफेक्ट, दैट इज बोर्स इफेक्ट और हार्डन इफेक्ट, बहुत अच्छी तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। अब अगर अपन आगे चले, दैट इज आपका रेगुलेशन की बात करें, तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम कोई विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं या जब भी हम नॉर्मल एक्सरसाइज भी करते हैं तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो हमको ज्यादा मिले हमारी बॉडी को। सो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम फास्ट फास्ट ब्रीथ करना चालू कर देते हैं, तो ये हम रेगुलेट कर सकते हैं, हमारा न्यूरल सिस्टम जो है वो रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर सकता है। सो ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। कौन करता है? न्यूरल सिस्टम करता है। एक स्पेशलाइज सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुलर रीजन में प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेडुलर रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, एंड ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए। सो ये पॉइंट जो है आपका याद रखना है कि मेडुलर रीजन में आपके ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑब्वियस सी बात है ब्रेन में प्रेजेंट है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन। दूसरा सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? पॉन्स रीजन। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि इनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नीट 2017 या फिर 16 में ये वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है कि आपके न्यूरल सिस्टम जो है या रेस्पिरेशन का रेगुलेशन पॉइंट्स जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो वहां पे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स दे रखे थे, जिसमें से एक पेयर जो आंसर का था वो था मेडुला रीजन एंड दी पॉन्स रीजन। ठीक है ना। इसी को ही जो पॉन्स रीजन में जो आपका सेंटर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, सॉरी न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक, तो इसको याद रखना है, पी फॉर पॉन्स, पी फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ऑल द स्पेलिंग में पी साइलेंट है जब हम प्रोनाउंस करते हैं, बट पी स्टार्टिंग में है। पी फॉर पॉन्स, पी फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, सो ये दोनों ही सेंटर्स आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। Now, neural signals from this center can reduce the duration of the inspiration and thereby respiratory rate। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है न्यूमोटेक्सिक सेंटर की। न्यूमो सो यहाँ सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेटरी एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। सो बेसिकली इसका, इस पर्टिकुलर पॉइंट का ये सीधा सा मतलब है कि जो भी न्यूरल सिग्नल, किस सेंटर की बात हो रही है? ये हो रही है आपकी न्यूमोटैक्सिक सेंटर की। न्यूमो न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात हो रही है। तो इस पर्टिकुलर सेंटर से जो भी आपके सिग्नल्स निकलेंगे उससे क्या होगा? इंस्पिरेशन या इनहेलेशन की ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाएगी, मतलब हम यहाँ पर फास्ट फास्ट ब्रीथ करेंगे। ठीक है, फास्ट ब्रीथ करेंगे, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? फास्ट ब्रीथ करेंगे। क्या हो रहा है? ड्यूरेशन कब हो रही है? दो इनहेलेशन के बीच में, I1 और I2 के बीच में जो नॉर्मल गैप था वो रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? तेज तेज सांस लेना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, a chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to the CO2 and hydrogen ion। अभी आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आएगा, बट जब आप मेडिकल स्टूडेंट बनोगे और जब फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर का फिजियोलॉजी में जब आप रेस्पिरेशन वाले पार्ट में आओगे तो आपको ये चीज समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगी, क्योंकि वहां पर आपको पूरा मैकेनिज्म है, एक एक चीज आपको वहां डिटेल में लिखनी है। यूनिवर्सिटी में आंसर भी पूछा जाता है। सो
ये वाली जो एक चीज़ है वो बस आप इतना समझिए कि एक हमारे ब्रेन में कीमोसेंसिटिव एक एरिया होता है, ठीक है? जो रिदम सेंटर के बगल में सिचुएटेड होता है एंड ये सिर्फ़ और सिर्फ़ CO2 और हाइड्रोजन आयन से ही एसोसिएटेड है। यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। अगर ज़रा भी कोई भी CO2 का इंक्रीज़ हुआ कंसंट्रेशन या डिक्रीज़ हुआ कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन का इंक्रीज़ हुआ कंसंट्रेशन या डिक्रीज़ हुआ, तो ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है सबसे पहले अफेक्ट होगा एंड देयरफॉर आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर दूर दूर तक ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है। एनसीईआरटी में ये लाइन क्लियरली मेंशन्ड है जो कि आप यहाँ देख सकते हो। द रोल ऑफ द ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ये वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा भी जा चुका है। सेम लाइन एज इट इज रख दी थी और दो तीन लाइंस और रख दी थी एंड इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। सो आपको ये चीज याद रखनी है कि ऑक्सीजन का रेगुलेशन में कोई भी कहीं तक दूर दूर तक रोल नहीं है। हाँ, अगर बात करें एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज ऑफ योर पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सो नाउ हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इंक्रीज इन दी सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट द सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दी सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड। ठीक है, अगर जैसे ही CO2 का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो इससे क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी, CO2 का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, सो बेसिकली हमारी बॉडी और ये दोनों, ये CO2 क्या है, ये CO2 हमारा एक वेस्ट मटेरियल है, तो हमारी बॉडी चाहेगी कि निकले हमारी बॉडी से, तो उस तरीके से ये हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी एंड एलिमिनेट करेगी इन सब्सटेंसेस को। रेस्पिरेट रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द एओर्टिक आर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। एंड कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन द CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। तो एक तो CO2 और हाइड्रोजन आयन को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके पास कीमोसेंसिटिव एरिया है। ठीक है, दूसरा कौन सा एरिया है, हमारे पास दो और एरिया आ रहे हैं, दैट इज योर एओर्टिक आर्क एंड द कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अगर आप जब खुद रीड करते हो तो हो सकता है आप ये 3-4 पॉइंट्स छोड़ दो, सिर्फ एक पॉइंट याद रखो, बट जब कोई दूसरा पढ़ाता है, अगर आप उसको गौर से सुनते हो तो आपको समझ में आती है चीज़ें। सो यहाँ पर एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी जो है ये बहुत ही और कीमो सेंसिटिव एरिया, ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड फिर ये सिग्नल भेजते हैं हमारे रिदम सेंटर्स को, हमारे जो सेंटर्स है उनको सिग्नल्स भेजते हैं कि भैया CO2 इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो रहा है, इनको हटाना है, एलिमिनेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। और फिर हमारी बॉडी उस अकॉर्डिंग वर्क करती है, नेसेसरी चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से ये वेस्ट मटेरियल जो है हमारी बॉडी से निकलता है, एलिमिनेट होता है। ठीक है, सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू द रिदम सेंटर फॉर द रिमीडियल एक्शन। एंड ये वाला पॉइंट जो है ये तो आपको बिल्कुल ही लर्न करना है, याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिर्फ गिनती के 3 डिसऑर्डर्स है हमारे पास एनसीईआरटी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ऑल्दो बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। सो अगर अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो फर्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज द अस्थमा। कॉमनली आप सुनने को मिल जाता है आपको, ठीक है, एल्डरली पेशेंट्स में कि उनको अस्थमा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जब आप उनको उनके साउंड सुनोगे, जब वो ब्रीथ करेंगे तो उनमें ना वीजनिंग साउंड आती है, कैसी वीजनिंग साउंड आती है। ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोंकाई जो है उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसका, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के इन्फ्लेमेशन की वजह से व्हीजिंग साउंड आती है और उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। हम सबसे पहले जो सिम्टम देखते हैं वो क्या देखते हैं कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, सो और उसके बाद व्हीजनिंग साउंड है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है, तो हम क्या बोलेंगे, पेशेंट को अस्थमा है। सेकेंड डिजीज है हमारी कौन सी, इम्फाइसीमा। तो इम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, किसका, एल्वुलर वॉल्स का। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके जो एल्वुलर वॉल है उनका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप
कि जो पेशेंट है उसको अगेन सांस लेने में दिक्कत होती है. सो इट इज अ chronic disorder in which alveoli walls are damaged, due to which respiratory surfaces decreased, as I have said. One of the major cause, सबसे बड़ा cause क्या है इसका? सिगरेट स्मोकिंग. ठीक है. सो जो लोग भी स्मोक करते हैं उनको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि इम्फाइसीमा हो जाए. नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली डिसऑर्डर देखने को मिलता है, दैट इज द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. अब क्या होता है, आपके जैसे कि कोई खदानों में काम करते हैं, सिलिका के या कहीं पे भी, तो वहां पर जो मिट्टी होती है उसकी वजह से आ, वो एक बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं, तो वो इनहेल कर लेते हैं. वहां पर जो मजदूर काम करते हैं, लेबर जो वहां काम करते हैं, इनहेल कर देते हैं, एंड इसकी वजह से वो डिपोजिशन होना चालू हो जाता है. एंड दिस विल कॉज फर्दर इन्फ्लेमेशन इन द एल्वेलाई, जिसकी वजह से हम ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि ये कहीं पर काम करते हुए हुआ है. ठीक है. So, in certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, ठीक है, जहाँ पे पत्थर तोड़ने का काम होता है, उस वाले एरिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है. Much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis. Inflammation होगा, उसके बाद fibrosis होगा. Basically उस particular area में fibrous tissue जो है वो प्रोलिफरेट करने में लगेंगे, मतलब इंक्रीज होने लगेंगे, एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज. वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर मास्क. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक डिजीज आती है जिसका नाम यहाँ नहीं लिखा है, दैट इज दी सिलिकोसिस. ठीक है. सिलिकोसिस. तो ये आपको लर्न करना है, याद रखना है. सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और आगे इसी तरीके से रिवाइज करने के लिए बने रहिएगा इस चैनल से. थैंक यू सो मच.